नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 का जो पहला लेसन है क्यों और कैसे का भाग 4 है वो करने जा रहे हैं। भाग 4 में ये बताया गया है कि जो सत्ता है, ठीक है, संविधान है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। मतलब हम जब कभी किसी कानून का निर्माण करते हैं तो उस कानून को किस प्रकार है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, किस प्रकार उसका विस्तार कर सकते हैं या लोगों तक मतलब किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है। प्रचलन में लाने का कौन कौन सा तरीका है, ठीक है बच्चों। ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि कोई भी संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। बहुत अच्छी बात की है बच्चों कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो संविधान बनाया जाता है तो वो संविधान है वो निष्प्रभावी, मतलब अचानक से समाप्त हो जाता है या नए कानून बन जाते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि वो दृढ़ शक्तिशाली नहीं है, मतलब बनाने में या लोगों तक उसको समझाने के लिए, या ऐसे लोगों द्वारा बनाया जाता है जिससे लोग हैं वो उस व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान कहते हैं कि सर्वाधिक जो सफल संविधान था वो भारत का, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का संविधान था, ठीक है। और ऐसे संविधानों का उदाहरण है जिन्हें हम एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। देखो दक्षिण अफ्रीका का वहाँ पर बहुत सालों तक है वो आंदोलन चला, भारत के अंदर अपने आंदोलन चला था। इसी प्रकार अमेरिका का भी जो संविधान है वो शक्तिशाली और कठोर संविधान के रूप में जाना जाता है। बार बार जो चेंज होते थे संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का है या नेपाल का है, पाकिस्तान के अंदर भी मतलब जैसे कानून है वो कई बार लागू होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अब ये क्या कहता है कि औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के मध्य, ठीक है, मध्य बनाया, पर ऐसा करने पर उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन लंबे इतिहास में काफ़ी प्रेरणा ली। देखो बच्चों, जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था तो कैबिनेट मिशन थी और कैबिनेट मिशन की बैठक बैठी गई थी 1946 के अंदर। और उस टाइम में हमारे संविधान, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो भारतीय संगठन सदस्यों के द्वारा संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और नवंबर 1949, ठीक है, 1949 के अंदर हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस प्रक्रिया के तहत बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता थे, आंदोलन, समाज सेविक संगठन थे, विलक्षण क्षमताओं से भरे हुए थे। उन सब ने लगभग कानून की पढ़ाई कर रखी थी और संविधान को भारी वैधता मिली। मतलब जब इसका निर्माण किया गया तो निर्माण के जो सदस्य चुने गए थे उन सदस्यों को मतलब इस विश्वास के आधार पर चुना गया था कि वो अपने द्वारा जब हमारे भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे तो ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिससे सब व्यक्ति है उनको सम्मान, बराबर का हिस्सा, बराबर का दायित्व, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशित तत्व या फिर अन्य शक्तियाँ, समाज में सबको समानता का भाव, ये सब है वो मिल सके, ठीक है बच्चों। तो इसमें मतलब लगभग 284 सदस्य थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा और समाज को, ठीक है, अटूट विश्वास था कि ये हमारे भारत का संविधान है वो इस तरह से बनेगा जिससे सब लोगों को सफलता मिल सके। तो संविधान मत के लोगों को यह समझाने में सफल है कि संविधान उनकी व्यक्तित्व शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि जो संविधान था, संविधान में भारी वैधता मतलब वोटों से, ठीक है, संविधान का अंतिम है वो प्रारूप उस समय में व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। मतलब सब व्यक्तियों को ये कहा जाता है कि भारत के अंदर संपूर्ण जनगण संग्रह करवाया गया, ठीक है बच्चों।
जिससे सभी लोग मतलब अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष और विपक्ष में राय देते, और भारतीय संविधान का ऐसा ही कोई जनमत हुआ। ठीक है, ये देखो, ये कहता है कि लोगों को जब यह पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज़ पर होता है। देखो बच्चों, हम सिंपल सी बात कहते हैं कि जब कभी भी कोई काम किया जाता है और वो कागजी कार्रवाई होती है तो ये मान के चलो वो कुछ दिनों के लिए होती है, उसके बाद में वो सफल नहीं होता और अपने आप धीरे धीरे है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या उनको लोग भूल जाते हैं। जैसे ये देखो, ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है कि नेपाल के संविधान का विवाद है ना। नेपाल में बार बार संविधान बने और बार बार संविधान है वो चेंज होते रहे, नए संविधान बनते रहे, पुराने संविधान है वो चेंज होते रहे। इसमें लिखा है कि संविधान बनाना कोई आसान और सुगम कार्य नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण 1948 के बाद में नेपाल ने 5 संविधान बनाए। कितने संविधान बनाए? 5, 1948 के बाद में। लेकिन भारत ने अभी तक एक ही संविधान बनाया था। अब देखो नेपाल का कौन कौन सा है, 48 का, 51 का, 59 का, 62 का और 19 का। ठीक है बच्चों, ये सभी संविधान है वो नेपाल नरेश द्वारा बनाए गए थे। 1990 में संविधान के द्वारा एक बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई और अनेक क्षेत्रों में नरेश मतलब राजा के पास है वो अंतिम शक्ति बनी रहती थी। तो पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की सरकार की जो ये राजनीति थी, ठीक है, इसी राजनीति के तहत उन्होंने मतलब पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चला दिया। सशस्त्र राजनीति होती है कि सैनिक बल के माध्यम से अपने शासन का संचालन करना। इनमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह है राजतंत्र नामक संस्था को भी खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे। गणतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा शासन का संचालन करना या लोगों के द्वारा ऐसे शासन की स्थापना करना जिसमें जो प्रतिनिधित्व लोग चुनते हैं उनके द्वारा शासन हो, उसे कहते हैं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो राजा की जो शक्तियां थी उनको सीमित करना चाहते थे और संवैधानिक राजतंत्र को बनाना चाहते थे। संवैधानिक मतलब संविधान के द्वारा जो कानून निर्माण किया गया था उसके द्वारा। तो स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे जो राजनीतिक दल या संगठन एक नई संविधान सभा का गठन की मांग कर रहे थे, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो नेपाल में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। इसे माओवादी भी कहा जाता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जब प्रदर्शन का दबाव के सामने झुकते हुए राजा को ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को क्या था? स्वीकार्य था। तो इस प्रकार सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां वो क्या है? छीन ली। अब 2008 में नेपाल में क्या हो गया? राजतंत्र खत्म हो गया और वहाँ पर किसकी शासन की स्थापना हो गई? लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हो गई। और 2015 में नया संविधान बनाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। नेपाल में, ठीक है, वर्तमान में कौन सा संविधान बनाया गया है? नेपाल के अंदर 2015 में नया संविधान बनाया गया था और 2008 के अंदर नेपाल के राजतंत्र समाप्त हो गया और वहाँ कौन सी शासन प्रणाली आ गई? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हो गई। ठीक है बच्चों, ये तो देखो छोटा छोटा रूप हमने नेपाल के बारे में कि संविधान है, संविधान की पहचान किस प्रकार होती है। यदि वो एक मजबूत संविधान है तो इसके पीछे भी क्या प्रावधान है। यदि संविधान को मौलिक प्रावधान के रूप में देखा जाए तो एक सफल संविधान की विशेषता क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का क्या करना चाहिए? आदर। ठीक है बच्चों,
आदर करने का कोई मतलब कारण अवश्य नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए यदि संविधान को देखते हैं तो संविधान में बहुसंख्यकों के समाज और अल्पसंख्यक समाज को उत्पीड़न करने की अनुमति दे दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई भी कारण नहीं होगा कि वे संविधान का क्या करें, संविधान के प्रावधानों का आदर करें। मगर उनके पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। तो कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देते हैं या सुनिश्चित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है और उसे जनता की, ठीक है, निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता है। ये बात सही है बेटा, ये कि न्याय होता है जब हम किसी के पास न्याय मांगने जाते हैं तभी वो न्याय करता है। क्या न्याय खुद ब खुद चलकर हमारे घर आता है? नहीं आता। उसी प्रकार यदि हम संविधान में कोई कानून का निर्माण करते हैं और वो कानून के निर्माण में यदि लोगों का हित में नहीं होते हैं तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उससे दूर जाने लगते हैं। इसलिए संविधान में कानून का निर्माण करने के बाद में उसकी व्याख्या की जाती है कि क्या वास्तव में ये सही है या गलत है। तो आदर्श रूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। अर्थात हम एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिससे आप स्वतंत्र रूप से अपने और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, विश्वास के साथ आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार न्याय की अवधारणा के आधार पर व्यक्तियों को, मतलब समाज में जो हमने संविधान बनाया है उस संविधान में अपने आप इस विचार का प्रयोग में लाए कि स्वयं अपने से ये प्रश्न पूछे कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के आधार पर आज आप क्या करोगे, समाज का जो भी मतलब विकास है या उस विकास के तहत हमारी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को किस प्रकार हमें वो आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ाने के साथ साथ उसका विकास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज जो संविधान है, संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और विश्वास के आधार पर हमने उनका क्या किया था, विकास किया था। उसी विकास के आधार पर हमने क्या है, आगे जो विकास की भावनाएं थी वो भी ले रहे हैं और इसी के साथ में अपना ये जो टॉपिक है वो अपने क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने के साथ ही जय हिंद, जय भारत बच्चों।